जय हिंद बच्चों, केपीएस में आपका स्वागत है। आज हम अमृता के तीसरे भाग के अध्याय 4 को हम पढ़ेंगे, जिसका नाम है प्रहेलिका, मतलब पहेलियाँ। जैसे हमारे पहले दादा परदादा मम्मी पापा एक पहेलियाँ हमसे कुछ पूछते हैं और उन्हें हमें उसका उत्तर ढूंढना होता है, सेम इसी चैप्टर में भी ऐसा ही है। इस चैप्टर में 5 पहेलियाँ दी गई हैं जिनका हमको उत्तर ढूंढना होगा। चलिए देर ना करते हुए हम इसको शुरू करते हैं। पहला दिया है रेफ आदो मकारोन्ते बाल्मीकस्य गायकाः सर्वश्रेष्ठं यस्य राज्यं बदकोअशो जनप्रियाः। रेफ का मतलब है रा। आदो का मतलब शुरू में। मकार अंते मकार मतलब माँ जिसके अंत में हो, यानी रा जिससे रा शुरू में और माँ क्या हो, अंत में हो। वाल्मीकि जिसका गायन करते हो, गायक मतलब गायन, तो गाते हो। वाल्मीकि जिसका गायन करते हैं। सर्वश्रेष्ठ मतलब सबसे अच्छा। यस उसका, राज्यम राज हो, सबसे अच्छा उसका राज हो। बद माने बताओ, कोअसो कौन है, कौन वह, यानी वह कौन है। जनप्रिय जो जनप्रिय है, लोकप्रिय है। ऐसा कौन है वह जो लोकप्रिय है, उसका नाम बताओ। तो आप क्या इसके ऐसे नाम तक पहुँचे? तो इसका उत्तर है राम, अयोध्या के राम। तो राम जी का आप जानते हैं कि इसके शुरू में क्या आता है, रा आता है, लास्ट में क्या है, माँ है, जनप्रिय हैं। वाल्मीकि जी ने इनके ऊपर रामायण लिखा है और इनका राज्य अयोध्या उस समय खुशहाल था और ये जनप्रिय थे। तो इस प्रकार से इसका उत्तर राम हो जाता है। चलिए अगली रिडल देखते हैं हम। अगली जो पहली है होती है, मेघ श्यामो अश्मि ना कृष्णो महाकायो ना पर्वतः बलिष्ठो अस्मि ना भीमो अस्मि कोयस्यम नासिकाकर। मेघो श्यामो अस्मि, मेघ मतलब बादल, श्याम मतलब काला, अस्मि मतलब हूँ। मेघ के समान काला हूँ, ना कृष्णो लेकिन कृष्ण नहीं हूँ। महाकायो, महाकाय मतलब विशाल, विशाल हूँ। ना पर्वता लेकिन पर्वत नहीं हूँ। बलिष्ठो अस्मि, बलिष्ठ मतलब बलवान, बलवान हूँ। ना भीमो अस्मि लेकिन भीम नहीं हूँ। पांडवों में 5 पांडवों में से एक थे भीम, जो बलशाली थे वो, लेकिन भीम नहीं हूँ। कोवस में हम, बताओ मैं कौन हूँ। नासिकाकारा जिसकी नाक हाथ के समान है, ठीक है, जिसकी नाक क्या है, हाथ की तरह है। तो बताओ कौन हूँ। तो क्या आप उत्तर तक पहुँचे? तो इसका उत्तर है गजा। गजा बोले तो हाथी, इसको बोलते हैं हम हिंदी में हाथी। तो आप देखते हैं हाथी का रंग काला होता है हल्का, और महाकायो बहुत बड़ा होता है शरीर में, बलिष्ठो बलवान भी होता है, और उसकी नाक होती है जो हाथ के समान होती है। चलिए अगली पहेली हम देखते हैं। चक्री त्रिशूली ना हरो ना विष्णु महान बलिष्ठो ना चा भीमसेनः स्वच्छंदगामी ना चा नारदो अपि सीतावियोगी ना चा रामचंद्रः। अर्थात चक्री का मतलब जो चक्र को धारण करता है। त्रिशूली जो त्रिशूल को धारण करता है। चक्र को कौन धारण करते हैं? भगवान विष्णु। तो चक्र धारण करता है लेकिन वो विष्णु नहीं है। त्रिशूल को धारण करता है लेकिन वो शंकर नहीं है। हरो का मतलब होता है हरा, हर कहा जाता है भगवान शिव के लिए, हरि कहा जाता है भगवान विष्णु के लिए, ठीक है। तो इन दोनों में अंतर भी है, और इसीलिए कहा कि वो त्रिशूल को धारण करते हैं लेकिन भगवान शंकर नहीं है। चक्र को धारण करता है लेकिन वो भगवान विष्णु नहीं है। महाबलिष्ठो महान बलवान है लेकिन वो भीमसेन नहीं है। स्वच्छंदगामी अपनी इच्छा से तो स्वतंत्र
भ्रमण करता है, और ऐसा भ्रमण करने वाला कौन है? नारद जी हैं। तो वो नारद भी नहीं है। सीता वियोगी नाचा रामचंद्रा, और ऐसा करने वाले भगवान रामचंद्र जो सीता जी के वियोग में घूमते हैं, वो रामचंद्र भी नहीं है। तो बताओ कौन है? तो ऐसा करने वाला क्या आप नाम तक पहुँचे? तो इसका उत्तर है वृषभा। वृषभा का मतलब होता है सांड, हिंदी में इसको कहते हैं सांड। तो आप देखोगे उसके पास सींग होते हैं, ठीक है, बलवान होता है, अपनी मर्जी से इधर उधर किसी के खेत में, किसी के घर में घुस जाता है और इधर उधर घूमता है। तो इसका सही उत्तर हो गया सांड। तो चलिए अगले प्रश्न, हम पहली की तरफ चलते हैं। अगली पहली हमारी है, दंतैर्हीना शिलाभक्षी निर्जीवो बहुभाषिका गुणस्युति समृद्धोऽपि परपादेन गच्छति। दंतैर्हीना मतलब उसका दांत नहीं है, बिना दांत का है, शिलाभक्षी फिर भी पत्थर खाता है। निर्जीवो निर्जीव है लेकिन फिर भी बहुत बोलता है। गुणस्यति वो सिला हुआ है धागे से, समृद्ध मतलब बहुत गुथा हुआ है, मतलब बहुत ज़्यादा सिला हुआ है। परपादेन फिर भी दूसरे, परपादेन मतलब दूसरे के पैरों से, गच्छति मतलब चलता है, फिर भी दूसरे के पैरों से चलता है। बताओ जी कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जूता। क्या हो जाएगा? जूता। और जूता को कहा जाता है उपानह। उपानह क्या बोलते हैं इसको? उपानह। अगला हमारा उत्तर होगा, वो पहली होगी, स्वक्षाक्षरवदनं लोकाः द्रष्टुमिच्छन्ति मे यदा तत्रात्मानं हि पश्यन्ति खिन्नं भद्रं यथा यथं। स्वच्छ, स्वच्छ मतलब साफ, अक्ष साफ बदन हो, साफ हो और अच्छा मुख हो, ऐसा बदन। लोक मतलब लोग, दृष्टि मतलब देखना, इच्छा रखते हैं, हमेशा क्या रखते हैं? ऐसा, चाहे उसका बदन जैसा हो, साफ हो, वो देखना पसंद करते हैं। तत्र, और तत्र मतलब वहाँ, आत्मान स्वयं को, ठीक है, अपने को या स्वयं को ही पश्यन्ति देखते हैं, अब स्वयं को वहाँ देखते हैं। खिन्नम चाहे वह उदास हो, भद्रम चाहे वह प्रसन्न हो, यथा यथम जैसा है वैसा वहाँ वो देख पाते हैं। किसी का शरीर चाहे सुंदर है या फिर साफ है, गंदा है, हमेशा वो वैसा ही दिखाता है जैसा वो रियल में है। ऐसा कौन करता है? क्या आप सही उत्तर तक पहुँचे? तो इसका उत्तर है दर्पण। क्या है? दर्पण। जैसा कि आप सुबह सुबह स्कूल आते होंगे या जाते होंगे, कहीं मेहमानी में जाते होंगे या पार्टी में जाते होंगे, तो सबसे पहले आप देखते होंगे शीशे में कि आप कैसे दिखाई देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा उत्तर हो जाता है। चलिए आगे हम इसकी संधि विच्छेदों की चर्चा कर लेते हैं। तो संधि विच्छेद का मतलब जैसे हम बताए थे, अगर दो शब्द हमारे पास हैं, मान लीजिए हमारे पास एक शब्द है विद्या जोड़ आलय, तो ये हमारा दोनों को अगर हम जोड़ दें तो हमारा इन दोनों को जोड़ने से हमारा बनता है विद्यालय। क्या बन जाता है? विद्यालय। तो हमने बताया था अगर ये जो दो शब्द हैं इनको जोड़ के एक शब्द बनाए तो ये कहलाई संधि, और एक शब्द हमारे पास है ऑलरेडी, इसको तोड़ दें और पुनः हम लिख दें विद्या जोड़ आलय, तो ये कहलाया संधि विच्छेद। यानी संधि विच्छेद का मतलब होता है कि तोड़ देना। तो शब्दों को तोड़ दिया गया, दो या दो से अधिक में टूट सकता है, और दो या दो से अधिक शब्दों से मेल से वो वर्णों के मेल से बन जाती है हमारी संधि। इसमें वर्णों का मेल हो जाता है। अब जी यहाँ क्या मेल हुआ? यहाँ हम देखते हैं जी, यहाँ हमारा आ है और यहाँ भी आ है, दोनों को जोड़ने से हमारा आ बना। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे ग्रामर के चैप्टर में, जहाँ हम ग्रामर कराएंगे तो इसको हम डिटेल में चर्चा करेंगे। चलिए फिर अभी हम इसको केवल हम संधि विच्छेद हैं तो अभी हम यहाँ देख लेते हैं इसमें। चलिए, तो सबसे पहले दिया है मकारांतु। तो हमने पहले पिछले वीडियो में बताया था कि संधि हमारी तीन होती हैं जी। एक होती है हमारी स्वर संधि, दूसरी होती है हमारी व्यंजन संधि,
और तीसरी हमारी होती है विसर्ग संधि। तो इसमें थोड़ा सा अंतर है। जब ये हमारा जोड़ का जो चिन्ह है, अगर इससे पहले जैसे एक अंक शब्द यहाँ होता है और एक शब्द ये है, तो ये जो पहला वाला, ये पहला है और ये हम कहेंगे इसको दूसरा। जो पहला वाला शब्द है इसका अंतिम यानी जस्ट इस जोड़ से पहले जो भी हो अंतिम जो वर्ण होगा वो या तो विसर्ग हो तो विसर्ग संधि, अगर यहाँ व्यंजन है तो व्यंजन संधि। व्यंजन कौन सा? जिस पे हलंत लगा हो। अगर बिना हलंत का है तो हमारी वो स्वर संधि होगी। ठीक है, तो इसी आधार पे चलिए आज हम पहचानते हैं। तो पहला दिया है मकारांतो। मकारांतो तो मकारः जोड़ अंते, तो यहाँ देखिए विसर्ग आ गया, तो इसीलिए हमारी विसर्ग संधि हो गई। अब यहाँ पर हमारा है वाल्मीकिर्यस्य, तो यहाँ हमारा आया वाल्मीकि में विसर्ग आ गया, तो विसर्ग आया इसीलिए हमारी ये विसर्ग संधि हो गई। यहाँ भी विसर्ग आ गया तो विसर्ग संधि, यहाँ भी विसर्ग आ गया तो हमारी विसर्ग संधि। बलिष्ठो, जब भी ऐसा रहेगा तो ये हमेशा जो टूटता है तो विसर्ग में टूटता है, ऐसा ये, इसको हम हर्षी आ के रूप में देख सकते हैं। इसका उच्चारण आ के फॉर्म में होता है। ठीक है, यानी थोड़ा खींचते हैं उच्चारण के लिए, थोड़ा जोर देके, जैसे हम बोलते हैं थोड़ा देर तक, जैसे हम बोलेंगे इसको बलिष्ठोष्मी, इस तरीके से। तो यहाँ हमारी विसर्ग है तो विसर्ग की वजह से ये विसर्ग संधि, जस्ट यहाँ हमारी विसर्ग है, फिर विसर्ग संधि। कोअस में हमारी यहाँ विसर्ग है तो इसीलिए विसर्ग संधि। दंतहीना, तो दंत यहाँ भी हमारी क्या है? विसर्ग संधि हो गई। अब यहाँ देखें गुणस्यति समृद्धो अपि, तो यहाँ पर हमारी जो है समृद्धो जैसे टूटा है तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया? विसर्ग संधि। स्वक्ष अक्ष वदनम, तो स्वक्ष अक्ष वदनम में दीर्घ संधि। अब कैसे जी? देखो यहाँ हमारा छा आया, यहाँ विसर्ग है, तो छा में हलंत नहीं है। हलंत ना होने की वजह से ये हमारा स्वर है, तो इसीलिए हमारा स्वर संधि के अंदर एक भेद है दीर्घ संधि, तो ये उसी का उदाहरण है। नारदो अपि, जैसे ही हम बताए थे यहाँ पर ये आता है तो ये विसर्ग आती है, और विसर्ग होने की वजह से ये हमारी विसर्ग संधि है। इसके साथ ही हम अगला देख लेते हैं मौखिक प्रश्नों को। तो मौखिक प्रश्नों में पहला कहा गया है निम्नलिखितं पदानाम उच्चारणम करो, इनका उच्चारण करना है। तो पहला का है मकारान्तः कोऽसो बलिष्ठो अस्मि भीमो अस्मि दन्तरहीना गुणस्योति समृद्धः स्वक्षाक्षुवदनं द्रष्टुमिच्छन्ति स्वच्छन्दगामी नारदोऽपि। अगला है मातृभाषायाम एकाम प्रहेलिकाम वदत। अपनी मातृभाषा में कोई एक पहेली आपको लिखनी है। तो जो भी आपके लोकल में मातृभाषा हो उसमें आपको लिखनी है। जैसे कि यहाँ हिंदी है तो हिंदी के बारे में बात करें तो आपने देखा होगा, बहुत सुना होगा आपने, एक थाल तारों से भरा सर के ऊपर औंधा रखा। ठीक है, तो ये आसमान की चर्चा करता है। तो एक हम मतलब उल्टा सीधा एक समान, उल्टा सीधा एक समान, उल्टा सीधा एक समान। बोलो मेरा क्या है नाम, बोलो मेरा क्या है नाम, क्या है नाम। तो ये मेरी एक पहेली हो जाती है। इसके कई उत्तर बन जाते हैं। ठीक है, तो पहला हम अगर इसका बात करते हैं तो ये हमारा हो जाता है डालडा। क्या हो जाता है? डालडा। आप घी भी खाए होंगे ऐसा। कोई इसका जलज भी दे सकता है, जलज। तो देखो चाहे इधर से पढ़िए चाहे इधर से पढ़िए सेम है, तो दोनों ही इसके उत्तर ठीक बैठते हैं। ठीक है, तो अगला हमारा प्रश्न है निम्नलिखिताम पदानाम द्विवचनम वदत। इनके हमको द्विवचन बताते हैं, हम इसको मिटा देते हैं। अगला प्रश्न दिया निम्नलिखितान पदानाम द्विवचनम वदत। दो वचन बताते हैं। ये हमको पहला एक वचन में दिए हैं सारे शब्द, ये शब्द हमको कैसे दिए हैं? एक वचन में। तो हमको इसको दो वचन में लिखना है। तो इसके लिए पहले हम इसे सबको मिटा देते हैं, तो हम इसको लिखेंगे। चलिए हम बताते हैं। इससे पहले कुछ सीखते हैं। जैसे लट लकार में एक ट्रिक है, हम बना लेते हैं जी। ती ता अंति,
सी था थ, आमी आवा आमा। तो ये हमारी अब ट्रिक है, देखो कैसे काम करती है। तो इच्छिति को हम देखें तो यहाँ पर ये हम इसको दो टुकड़े कर देते हैं यहाँ से जी। तो ये वाला इधर का है, ये हमारा धातु बन जाएगा, और इधर वाला सेम यही चीज़ है। तो हम ऐसे ही इसको हम तोड़ देते हैं। देखो गौर से अगर देखेंगे तो ऐसे करके हमने इसको अलग कर दिया है, ठीक है, आपको देख पा रहे होंगे। तो अब जो हमारे पास ये जो, अब मैं इसको दूसरे पेन से कर देता हूँ, कलर से। अब आप केवल इस पे फोकस करेंगे जिस पे मैं राउंड कर रहा हूँ, ठीक है, नहीं बाद वाले पे, तो आप अच्छे से पकड़ पाएंगे। अब ये वाला जो पोर्शन है ये मेरा एक वचन है। ये क्या है? एक वचन है। और इसके सामने वाला जो ये दूसरा हम बात करें तो ये मेरा दो वचन है, ये मेरा द्विवचन है, और ये मेरा बहुवचन है। तो हमें इसकी ज़रूरत है नहीं, इसको हमें भी काट देते हैं, क्योंकि हमको बदलना है एक वचन से द्विवचन से। तो अगर हमारे पास जैसे ती है, जैसे हमारे पास ये है, तो इसके सामने वाले हमारे पास क्या है, हम उसमें बदल देंगे। अगर ये मिलेगा तो हमारा सामने वाला हम इसमें बदल देंगे। अवामी है तो हम आवा में बदल देंगे। तो बस यही करते हैं यहाँ पे। चलिए देर ना करते शुरू कर देते हैं। हमारा पहला वो है चित्ती, तो हमारे पास मिला ये वाला ती, तो ती किस में बदल जाएगा? ता में। तो हमारा हो जाएगा इच्छ ता, ठीक है। ऐसे ये पश्यती है तो ये भी पश्य ता, ठीक है। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। बदसी, तो सी आया तो सी किस में बदलेगा? था में, तो हो जाएगा बोधथ। आगच्छामी, तो ये आमी है तो आमी किस में बदल जाएगा? आवा में, तो इसका हो जाएगा आगच्छा वा। और अगला दिया है गच्छति, तो ती किस में बदल रहा था? ता में, तो ये हो जाएगा गच्छता। और भवती, तो ये भी हो जाएगा भवता। तो इस तरीके से हमने ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर ली। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका देखेंगे प्रश्नावली जो लिखित वाली है, उसको हम पूरा करेंगे। मिलते हैं जल्द ही। आप हमको कमेंट करके बताइएगा आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है। लाइक करिए और हमको कमेंट करके ज़रूर बताइए। जय हिंद।